सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज ओडी में सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट का नेचर है ये। और इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था नॉन इंटीग्रल मेथड, उसके बाद बताया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, इसके बाद हमने आपको बताया नॉर्मल फॉर्म। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो बोलेंगे ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो इनके लिए सब आई की वैल्यू, वी की वैल्यू, एस की वैल्यू, इस तरह से वैल्यू पूछेंगे। फिर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। तो इतना बताने के बाद में अब हम लोग आज लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओडी में सेकेंड ऑर्डर के बेस के लिए अब ये जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सबसे पहले चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, राइट। अभी एक दो लेक्चर और ले लेंगे इसमें कंबाइंड बना के। अब लास्ट मेथड दें, वन मेथड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। रूल नंबर 5, मेथड नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हेडिंग देंगे सभी बच्चे, मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर, मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर। तो आपने क्या लिखा है यहां पर, मेथड ऑफ ऑपरेशनल मेथड। सहमत मेरी बात से? इसमें रूल रेगुलेशन क्या है, इसे समझना ज्यादा जरूरी है हमारे पास। इसमें जब आपने रूल रेगुलेशन देखा तो वही फैक्टर लिखा है नाम, तो कन्फर्म है कि क्या करेंगे, इसमें फैक्टर नहीं लिखा, ऑपरेशनल फैक्टर। तो कन्फर्म में क्या करेंगे हम लोग, सभी फैक्टर करेंगे। तो इसके मेथड को हम लोग सॉल्व न कर, मतलब मेथड न लिखा के क्या कर दें, प्रॉब्लम। इतनी देर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और चैप्टर का समाधान। आपने कहा प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 की बात की आपसे मैं लगातार कहता हूं, ये सारी चीजें इन फ्यूचर में काम आती हैं। जब बच्चे को चारों तरफ से डायरेक्शन बंद हो जाती है तो बच्चा लास्ट में करता है बीएड। बट बीएड वही करता है जब चारों तरफ से उसकी डायरेक्शन बंद हो रही है एट ए टाइम। और बीएड के बाद जीआईसी, एलटी ग्रेड, एमएससी भी साथ साथ में तब तक हो चुकी होती है, बीएड भी हो गई होती है, कोई नौकरी मिलती नहीं है। तो फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केबी, इन एग्जामों की तरफ चले जाते हैं बच्चे। तब उनको ये समझ में आता है कि हमने क्लासरूम में बैठकर जो पढ़ाया गया वो तो मन से पढ़ा ही नहीं था बेसिक का, अब एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। इसमें से आपको इन सभी एग्जामों में काफी एजेड वाले बच्चे मिलेंगे, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का। क्यों भाई, जॉब की तो हर किसी को डिमांड है। तो भाई थोड़ा मन से पढ़े सभी बच्चे इन पॉइंट्स को। तो यहां से हमें जवाब मिला प्रॉब्लम के बेस पर। एक प्रॉब्लम उठा रहे हैं आपके लिए, मेन पॉइंट है इसका फैक्टराइजेशन। मेन पॉइंट क्या है इसका, फैक्टराइजेशन। तो प्रॉब्लम नंबर 1, बेटा बंद कर जाओ जल्दी बनी। और हाँ, इसे गिराने के बाद जब लॉक लगाना बड़ा सावधानी से लगाना, लॉक हिल रहा है वो, ऐसा ना वो खुल जाए अंदर से, टेप लगा के काम चला जाए। तो जवाब मिला यहाँ से माइनस का 4y बराबर 0।
सॉल्यूशन स्टार। नाम क्या है? ऑपरेशनल फैक्टर। ये नाम दिया है तो लगा रहे हैं। अगर नॉर्मल फॉर्म नाम दिया जाएगा तो लगाएंगे, अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नाम होगा तो लगाएंगे, अगर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नाम नहीं है तो किससे लगाएंगे? नॉन इंटीग्रल मेथड से। वो बिना नाम का है हमारे लिए। तो जवाब मिला यहां से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ओनली सिंगल मीनिंग है। क्या मानना है? दो फैक्टर करने हैं इसके, डी स्क्वायर, दो ही फैक्टर होंगे और इन दोनों फैक्टरों में से किसी एक को अपनी मर्जी से लेट कर लेना है, क्योंकि भाई एक में u चाहिए और दूसरा में v चाहिए। एक को हम अपनी मर्जी से लेट करेंगे, आगे उसी प्रोसेस को हम लोग चालू कर देंगे। जिसको हम लेट कर रहे हैं उसे मान लेंगे हम लोग किसके साथ लेके जाने वाले हैं? अपने केसेस के साथ। तो वहां मेन मीनिंग होगा किसको लेट करें। जो दो फैक्टर होंगे उसमें से जिसमें सबसे ज्यादा तिगड़म तिगड़म होगी उसको लेट कर लेंगे स्मॉल b के साथ। किसके साथ? बस अब देखें कैसे करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। चैप्टर को समाप्त करना है तो मेथड पढ़ाना है। सबसे पहले आपने लिखा 3x², होल ऑफ y बराबर, हाँ बेटा बन रहा है। अब यहां से जवाब मिला अपने आप में। इसका मेन मीनिंग मैंने अभी भी क्या बताया सभी के पास? ओनली फैक्टर। ये फैक्ट बेटा सामने देखो बेटा, हर से मेन मीनिंग है इसका फैक्टर करना एक दूसरे के साथ में। आओ भाई सभी बच्चे कैसे करेंगे? एक बॉक्स बनाया, बंद किया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दिया, यहां लिखा 3x² d² प्लस इसका हम फैक्टर कर रहे हैं। तो हमने फैक्टर किया बड़ी सावधानी के साथ, तो आपने जवाब दिया यहां पर एक दूसरे की कैलकुलेशन में। 3x को अगर डिफरेंशिएशन में 6x दिख रहा है तो 6x वाला अपने पास ले लिया और प्लस का 2d अपने पास ले लिया, बचा हुआ कहां रख दिया? बाहर। सहमत है? हमने ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। d टाइम्स ऑफ, हमने कहा था इसका डिफरेंशिएशन हमें ये दिख रहा है तो हमने लिखा 3x² d। ध्यान से देखना, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन। हो गया? इतना एरिया इसने ले लिया, प्लस का 2d, क्या हुआ? 2d। तो इतने यहां से लेके यहां तक का ये हुआ, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है 2, क्या बचा? 3x² d प्लस का, इसका मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है क्यों ब्रैकेट एक जैसा आ गया। हाई स्कूल में जब फैक्टर पढ़ाया जाता है तो टीचर यही ट्रिक बताते हैं, जब कॉमन निकल रहा है अंदर ही अंदर फैक्टर हो रहा है तो एक ब्रैकेट बन जाना चाहिए। जवाब मिला d माइनस का 2, 3x² d प्लस का 2 बराबर, मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स कितना है भैया? ये d माइनस का 2। मैंने अभी भी स्टोरी बताई थी आपको, तो बताओ उसको मैं किसको लेट भी करूंगा? लेट, अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो तुरंत बता देंगे। मैंने कहा था जो तिगड़म तिगड़म वाला है उससे भी मानते हैं। तिगड़म ये है या ये है? कंफर्म में पीछे वाली, उसे भी मान लो, मानो दोनों ही एक जैसे हो तो यार किसी को भी मान लो। तो आपने जवाब दिया इसमें
मैंने अभी भी कहा आपसे, लाइन एक ही बचती है। जो 5-6 एग्जाम देना या अभी लड़के को देखा तो मेरे यहीं रहता है बगल में, शादी भी हो गई है और अभी तक क्या है, लाले हैं जॉब के, और उसके बाद थोड़ा दिमाग घूम ही जाता है कुछ लोगों का। इसमें से इस समय में पढ़ लोगी लाइफ बन जाएगी यार। तो मैंने कहा लेट, इसको मैंने क्या मान लिया, इधर देखो भाई। देन इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स, तो इसका कोई वर्किंग रूल नहीं है, इसी यही वर्किंग रूल है जो समझा रहा हूं। इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स में जब इसको हमने क्या मान लिया, b क्या हो जाएगा, d-2 होल ऑफ b बराबर, ये तो अपना 1 ऑर्डर 1 डिग्री का आ गया। केवल 2 शब्दों में अपने आंसर का जवाब दे देता है। ये कितना मिला, dv अपॉन dx इक्वल ऑफ द 2b 1 अपॉन b dv 2dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों का यहां से इंटीग्रेशन कर दो, कितना मिलेगा 2x प्लस log, तो b बराबर का c1 e की पावर 2x। इसका नाम था इक्वेशन नंबर 3 जिसको लेट किया था। देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स 3x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का 2 होल ऑफ y बराबर c1 e की पावर, जो स्मॉल b हम लोगों ने माना उठा के हम लोगों ने पुट कर दिया। अब कौन सा बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आप लोगों ने अप्लाई किया। इसमें जब आपने इसको अप्लाई किया तो कितना बना मेरे पास, dy अपॉन dx, पहले अलग लॉग ऑन कर लें, y 2y बराबर c1 e की पावर 2x। अब हमने जवाब दिया, एक c1 आ गया तो d स्क्वायर कैसे आ गया है, जब ऑर्डर तो 2 ही था, एक सॉल्व कर दिया c1 के लिए, एक गलती हुई है। अच्छा देखो, वो मैं गलती से लिख दिया हूं, यहाँ 3x स्क्वायर d ही है, तो वहां रुक गए अपने आप, कह रहे ये तो लीनियर बना ही नहीं रहा अपने आप में। तो हमने उसको फिर मना किया कि यहां से क्या किया, लीनियर तो बना रहा था लेकिन जो मैं लगा रहा था मेथड जो ओरिजिनल है वो लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा, एक c1 आने का मतलब है कि हमने एक ऑर्डर चेंज कर लिया, मतलब सॉल्व कर लिया। 2 ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इसका मतलब अगले वाले में अगर d स्क्वायर आ जाती तो 2 बार इंटीग्रेशन और करना पड़ता, तो 3 हो जाते कांस्टेंट। इसमें से गलतियां अपने आप पता लग जाती हैं। तो भैया कितना हुआ, 3x स्क्वायर dy अपॉन इक्वल टू, बेटा इसको डिवाइड करा दो, dy अपॉन dx c1 e की पावर 2x। हेलो हेलो हेलो, क्या मिला, c1 e की पावर 2x full upon the 3x square. This is linear differential equation, right? कितना हुआ, कंपेयरिंग बाय dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q, याद आ रहा होगा आपको। इसका नाम इक्वेशन नंबर 4।
आपने बोला यहां से P बराबर 2/, और Q बराबर, राइट। आगे जगह की कमी है, जल्दी से नोट करें, फिर मैं सॉल्व करूं और चैप्टर का समापन हो जाएगा। आराम से इसमें हम लोग अंदर की बात करेंगे। अब हम करेंगे क्या? अब आप ये तो हमको आता ही नहीं है कि भाई कैसे काम चलेगा। जब हम सेकंड ऑर्डर पे आते हैं तो सेकंड ऑर्डर पे आने के लिए हमें वन ऑर्डर पहले चाहिए होता है, तो पहले वन ऑर्डर सीखते हैं, उसके बाद सेकंड ऑर्डर पे आते हैं। तो अब हमने करा क्या, इसके फैक्टर को सॉल्यूशन चालू किया। आपने यहां से बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपने कहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power of integration of p dx। इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब क्या है, 2/3x² dx। भैया इसका इंटीग्रेशन बता दो अगर आता है तो। दिशा इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन तो बता दो। इसका इंटीग्रेशन बताओ। कलम चलानी पड़ रही है आप जैसे बच्चों को, एग्जाम में क्या करोगे? 1/x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x। तुरंत आपने बोला सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ। डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पूरी याददाश्त के लिए सारी बात लिख दिया हूं बोर्ड पर। e की पावर -2/3x क्यू ये रहा, c1/3x² e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस का 2/3x dx प्लस का
C2 बड़े ध्यान से लिखना सामने एक जो फंक्शन है वो कैसा है, इनवर्स लास्ट लाइन आ रही है e⁻²/3x इंटीग्रेशन ऑफ C1/3 तो बाहर आ जाएगा, एक इनवर्स फंक्शन है ये, और ये 2 में से 2x माइनस का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप सबको पता है जब कभी भी इनवर्स और एक्सपोनेंशियल एक जगह फंस जाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाता है, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व क्यों, एक इनवर्स फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल, पहला दूसरा कैसे भी मान लो वो सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। क्या बिल्कुल सॉल्व नहीं होते, तरीके मिल जाते हैं फोरियर वगैरह इस्तेमाल करके न्यू एप्लीकेशन। तो इस वाली प्रॉब्लम को यहीं रोक दिया जाता है कि भैया दिस इज द आंसर। इसका मतलब ये हुआ ऑपरेशन मेथड वाली में लमसम 50-60 प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो इंटीग्रेशन पे ही रोक दी जाएंगी। इसी वजह से ये वाला मेथड इतना इंपोर्टेंट मेथड नहीं माना जाता है। सभी की बात समझ में आ गई। ये हमारे पास लास्ट मेथड था इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए। और इसमें कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम पड़ी, ऐसी प्रॉब्लम जो कभी किसी भी रूल से सॉल्व नहीं होती थी, जो हम पढ़कर आए हैं सेकंड ऑर्डर को भी पहले, केवल किससे सॉल्व होंगी, वो नॉन इंटीग्रल से या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से या नॉर्मल फॉर्म से या चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से या फिर ऑपरेशन मेथड से। ये 5 स्पेशल मेथड है, इसमें से इनका अलग से चैप्टर बनाया गया है। बात सभी समझ में आ गई। चैप्टर का हो गया समापन। तो ये आपके पास चैप्टर समाप्त। कल अगर 1-2 प्रॉब्लम और कराएंगे तो करा देंगे, अदरवाइज हम कल इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेक्चर में उसका ऑब्जेक्टिव लेक्चर लेंगे, नॉट सब्जेक्टिव। ओनली 1 डे लगेगा उसमें, जिसका नाम होगा सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही लेक्चर में हो जाएगा। तो सिलेबस एक अच्छे रिदम के साथ है। जल्दी से सभी बच्चे फेयर कॉपी में नोट कर लें। आज के लिए नमस्कार।